नमस्कार सभी को। एस के पटेल एस अकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं बी के पटेल आपका फिर से वेलकम करता हूं। छत्तीसगढ़ के भूगोल की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज का हमारा बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक होने वाला है। वो टॉपिक है छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र, वाटर ड्रेनेज सिस्टम या बोल सकते हो रिवर ड्रेनेज सिस्टम। ठीक है। और अगर हम देखें तो जितने भी पिछली क्लासेस हैं उनमें हमने सभी जो क्लासेस हैं वो मैप के माध्यम से आपका पढ़ने का प्रयास किया है। तो मैं आपको हमेशा जो है क्लास शुरू करने से पहले सभी को एक रिक्वेस्ट करता हूं कि यदि आपका मैप क्लियर नहीं है तो सबसे पहले हमारे प्रारंभिक परिचय के जितने भी वीडियो हैं क्लास 1 से लेकर के क्लास 5 तक उसको अच्छे से आप अध्ययन कर लीजिए, क्योंकि जब तक मैप आपके दिमाग में क्लियर तरीके से नहीं रहेगा कोई भी टॉपिक जो है वो पढ़ने में आपको दिक्कत होगी। साथ ही मैं बोलूँगा कि कहीं से भी वीडियो आपको नहीं देखना है, क्रम वाइज जो है आपको क्लासेस देखती जानी है। तो छत्तीसगढ़ में नदी अपवाह तंत्र एक बहुत ही लेंदी जो है वो आपका एरिया है। अगर पूरे के पूरे जियोग्राफी में कहा जाए, पूरा का पूरा जो आपका छत्तीसगढ़ का जियोग्राफी आप पढ़ेंगे, छत्तीसगढ़ का भूगोल आप पढ़ेंगे, उसमें दो टॉपिक आपको बहुत परेशान करने वाले हैं। कठिन नहीं है, लेंदी हैं, थोड़े से लंबे हैं ये टॉपिक। उसमें से एक टॉपिक है छत्तीसगढ़ की नदियाँ, रिवर सिस्टम, और एक है मिनरल्स अर्थात खनिज, क्योंकि इसमें नाम बहुत सारे हैं। नदियों के नाम हैं, उनके उद्गम स्थान, उनका विसर्जन स्थान, उनकी लंबाई, उनके प्राचीन नाम वगैरह वगैरह, किन किन जिलों से वो गुजरते हैं। सेम जब अपन मिनरल्स या खनिज पढ़ते हैं तो वहाँ पे भी अलग अलग खनिजों के भंडार जो है अलग अलग जगह पे मिलते हैं, अलग अलग स्थानों पे मिलते हैं। तो नाम बहुत होने के चलते ये जो क्लास है वो लंबा हो जाता है। खनिज तो फिर भी बहुत हद तक जो है रटना पड़ता है, लेकिन नदी वाला अगर आप चैप्टर रटेंगे तो वो आपसे नहीं बनने वाला, लंबे समय तक याद नहीं रहने वाला। आपको दिमाग में मैपिंग बिठानी है, हर नदी की एक मैपिंग बिठी होनी चाहिए दिमाग में भी, कौन सी नदी कहाँ से निकलती है, किन किन जिलों से छत्तीसगढ़ के गुजरती है, इनमें कौन कौन सी सहायक नदियाँ आकर के मिलती हैं, और ये अंतिम में जाकर के कौन सी नदी में विलीन होती है, या अगर मुख्य नदी है तो कहीं समुद्र में जाकर के गिरती होगी। इसको आपको याद रखना है। तो आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे कि छत्तीसगढ़ में 4 प्रकार के नदी अपवाह तंत्र जो हैं वो पाए जाते हैं। कौन कौन से 4 प्रकार के नदी अपवाह तंत्र? महानदी अपवाह तंत्र, गोदावरी अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र, नर्मदा अपवाह तंत्र। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया, ये टॉपिक लंबा है तो इसके 4 से 5 क्लासेस होते हैं। नदी जो है वो कम से कम 4-5 घंटे लगते हैं इसको ख़त्म करने में। मैं कोशिश करूँगा कि 4 क्लासेस में ये ख़त्म हो जाए, नहीं तो 5 क्लासेस भी नदी की करनी पड़ती है, जिसमें से महानदी अपवाह तंत्र अकेला 3 क्लासेस जो है वो ले जाता है। मैं कोशिश करूँगा, आज की क्लास में शुरू से बोल दे रहा हूँ थोड़ी लंबी रहेगी, क्योंकि महानदी अपवाह तंत्र जो है वो आपका बहुत बड़ा है। गंगा और नर्मदा तो एक दिन में हो जाता है, गोदावरी भी एक दिन में हो जाता है, बट महानदी जो है वो बहुत बड़ा एरिया है। क्वेश्चन भी यहाँ से ज़्यादा आते हैं। इनको डिटेल में समझने के लिए मैप के माध्यम से भी पढ़ना पड़ता है, साथ ही लिख के भी समझाना पड़ता है। तो आज की जो क्लास रहेगी उसमें मैं बहुत सारी चीज़ों को पहले से लिख दिया हूँ, ताकि क्लासेस जो है ज़्यादा लंबी ना हो, लिखने में मेरे को ज़्यादा समय व्यतीत ना करना पड़े, केवल आपको मैं समझाऊँ। तो बिना देर किए अपन आगे बढ़ते हैं। तो देखिए, नदी अपवाह तंत्र बेटा पढ़ने से पहले तो ये जान लो कि नदी में और नदी अपवाह तंत्र ये दोनों शब्दों में डिफरेंस क्या होता है। हम नदी नहीं बोल रहे, हम क्या बोल रहे हैं? नदी अपवाह तंत्र। देखो क्या होता है, आपको यहाँ पे एक चित्र दिखाई दे रहा होगा अपने स्क्रीन पे कि एक जो है मुख्य नदी होती है, कोई भी एक बड़ी नदी होती है इस प्रकार से। फिर उस मुख्य नदी की सहायक नदियाँ होती हैं, है ना, बहुत सारी सहायक नदियां होती हैं। फिर सहायकों की सहायक नदियां होती हैं। तो इस तरीके से मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों के द्वारा आपका एक नदियों का जाल जो तैयार होता है, यही नदियों का जाल क्या कहलाता है? नदी अपवाह तंत्र। ठीक है। और हमेशा हम नदी अपवाह तंत्र का जो नाम है उस अपवाह तंत्र की मुख्य नदी के नाम पे रखते हैं। जैसे अगर कहा जाए महानदी अपवाह तंत्र, अर्थात इस अपवाह तंत्र में मुख्य नदी कौन सी है? महानदी। गोदावरी अपवाह तंत्र में गोदावरी नदी मुख्य नदी है, गंगा में गंगा नदी मुख्य नदी है, नर्मदा अपवाह तंत्र में नर्मदा जो है वो मुख्य नदी है। हालांकि महानदी को छोड़ करके गोदावरी, गंगा, नर्मदा तीनों छत्तीसगढ़ में नहीं बहती हैं। जब गोदावरी, गंगा, नर्मदा तीनों छत्तीसगढ़ में नहीं है तो इनके नाम पे यहाँ पे अपवाह तंत्र कैसे पड़ गया?
देखिए, मुख्य नदी किसको कहेंगे? मुख्य नदी उसको कहेंगे जो अंतिम रूप से अपना जल जाकर के विसर्जित कर देगी कहाँ? समुद्र में। ठीक है, उसको हम मुख्य नदी कहेंगे। लेकिन अगर कोई नदी किसी बड़ी नदी में जाकर के मिलती है तो फिर वो तो मुख्य नदी नहीं हुई ना, वो कौन सी नदी हुई? सहायक नदी हुई। अगर वो मुख्य नदी होती तो सीधे समुद्र में जाकर के मिलती। ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि क्यों यहाँ पे गोदावरी अपवाह तंत्र का नाम कहा जाता है, क्यों गंगा अपवाह तंत्र का नाम लिया जाता है, क्यों नर्मदा अपवाह तंत्र का नाम लिया जाता है। तो पहले तो मैं नदी के बारे में बता दूं कि नदी का बहुत अधिक महत्व है। आपके सामने मैंने लिखा हुआ है पहले से कि नदियों के किनारे ही मानव सभ्यता का विकास होता है। देखिए, किसी भी मानव सभ्यता को विकास करने के लिए, बसने के लिए मैदानी एरिया चाहिए रहता है। ठीक है, इसीलिए देखना मैदानों में जो आपका पॉपुलेशन डेंसिटी होती है, जनघनत्व जो होता है, वो पठारों और पर्वतों की तुलना में ज़्यादा होता है। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ के मध्य भाग में पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा है अपेक्षाकृत उत्तर और दक्षिण भाग के। और 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे ज़्यादा जनघनत्व है जांजगीर चांपा जिले का। यहाँ 420 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर पे निवास करते हैं, जो सर्वाधिक है। क्यों? क्योंकि जांजगीर चांपा जिला जो है वो सबसे ज़्यादा मैदानी हिस्से वाला जिला है। तो जहाँ मैदान रहेंगे वहाँ आपके मकान जल्दी स्थापित होंगे, उद्योग जल्दी जल्दी स्थापित होंगे, वहाँ पे संचार व्यवस्था स्थापित होगी, लोग वहाँ पे रहना पसंद करेंगे। मैदानों का निर्माण किससे होता है? मैदानों का निर्माण खास करके नदियों से होता है। तो मानव की जो पहली आवश्यकता होती है वो जल होती है। इसीलिए देखना, छत्तीसगढ़ ही नहीं, भारत ही नहीं, विश्व में भी आपको कोई भी बड़ा नगर दिखाई देगा तो उसके आसपास कोई ना कोई बड़ी नदी बहती ही होगी। हमारी सिंधु घाटी सभ्यता ही ले लीजिए, क्यों वो सिंधु नदी के किनारे आपका विकसित हुई थी? अधिकांश सभ्यताएं नदी के किनारे जो है वो विकसित होती हैं। कृषि का आधार, दूसरा पॉइंट क्या है आपका? कृषि का आधार, ये तो आप समझते होंगे, समझाने की आवश्यकता नहीं है। ऊर्जा का स्रोत, जितने भी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट हैं, जल विद्युत केंद्र हैं, उनका आधार क्या है? नदियाँ। नदियों में बांध बनाए जाते हैं, बांध से ऊंचाई से पानी को गिराया जाता है, उससे टरबाइन के ब्लेड को घुमाया जाता है और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। उद्योगों का आधार है, आप देख सकते हैं कि चाहे आसपास गोभी आपके प्लांट वगैरह होते हैं, वो डायरेक्ट नदियों से पाइप के माध्यम से क्या लेते हैं? पानी लेते हैं। तो उद्योगों को पानी की आवश्यकता जो है पड़ती है, वो कौन पूरा करता है? नदियाँ पूरी करती हैं। ये तो एक सामान्य परिचय हो गया। ठीक है, अब अपन सीधे एंटर करते हैं छत्तीसगढ़ के नदी अपवाह तंत्र में। मैंने अभी अभी बताया कि छत्तीसगढ़ में 4 प्रकार के नदी अपवाह तंत्र जो हैं वो आपके पाए जाते हैं। अब आप सीधा एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू पे चले जाइए। आपको याद रखना है नदी अपवाह तंत्र का एरिया वाइज क्रम। ठीक है, देखो, नदी अपवाह तंत्र में नदी का एरिया नहीं आता। नदी अपवाह तंत्र में वो मुख्य नदी और उसकी जो सभी की सभी सहायक नदियां हैं, वो जितना जल संग्रहण क्षेत्रफल पे वो फैलती हैं, जितना क्षेत्रफल पे वो फैलती हैं, वो पूरा का पूरा जो है आपका उस अपवाह तंत्र का हिस्सा कहलाता है। इस आधार पे छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा नदी अपवाह तंत्र है महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है, इस क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं, 1 मिनट भी आप स्किप नहीं करेंगे पूरे के पूरे नदी वाले चैप्टर में। और खास करके जब खनिज पढ़ाऊंगा तब, ज्योग्राफी का हिस्सा मैं बता रहा हूँ, नदी वाले चैप्टर में 1 मिनट भी स्किप मत करना, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आना, खास करके जो पहली बार पढ़ रहे हैं उनको। ठीक है, अच्छे से आपको पढ़ना है और बार बार रिविज़न करना है। ये क्लास थोड़ी लंबी होगी। ठीक है, हो सकता है कि 1 घंटे की तो होगी, 1 घंटे से ऊपर भी जा सकती है, लेकिन मैं कोशिश करूँगा कि 1 घंटे की ही हम रखें। ठीक है, तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है महानदी अपवाह तंत्र। दूसरे नंबर पे आता है गोदावरी अपवाह तंत्र, तीसरे नंबर पे आता है गंगा अपवाह तंत्र और चौथे नंबर पे आता है नर्मदा अपवाह तंत्र। डायरेक्ट इनका परसेंटेज पूछता है तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। महानदी अपवाह तंत्र जो है उसका प्रतिशत है आपका क्षेत्रफल के आधार पर परसेंटेज निकाला गया है 58%। लेकिन एग्जैक्ट याद रखना, क्योंकि एग्जाम में इसको एग्जैक्ट पूछा गया है 58.48%, 58.48%। गोदावरी अपवाह तंत्र का हिस्सा है 28% क्षेत्रफल पर, ये आपका फैला हुआ है। जो गंगा अपवाह तंत्र है ये 13.15% क्षेत्रफल पर फैला हुआ है। और नर्मदा अपवाह तंत्र मात्र 0.58% एरिया में इसका विस्तार है। ठीक है, 58.48% महानदी, 28% गोदावरी, 13.15 गंगा अपवाह तंत्र और 0.58 किसका है? नर्मदा अपवाह तंत्र। लेकिन ये चीज़ आपको तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक आप इसको मैप में इमेजिन नहीं करेंगे कि भाई ये अपवाह तंत्र है कहाँ।
ये नदियाँ बहती कहाँ हैं, छत्तीसगढ़ के किस ओर छोर में है, तो सीधा हम पहुँच जाते हैं छत्तीसगढ़ के मैप की ओर। अब देखिए मैं सबसे पहले अपवाह तंत्र को ड्रॉ कर रहा हूँ, आप दिमाग में बिठाना, ये नक्शा दिमाग में आपको बिठाना है। सबसे पहला जो हमारा अपवाह तंत्र है वो है इस प्रकार से महानदी अपवाह तंत्र। ठीक है, ये अपवाह तंत्र कौन सा है, महानदी अपवाह तंत्र। मुख्य नदियों को मैं बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये हमारा पहले नंबर का अपवाह तंत्र है, या सर्वाधिक क्षेत्रफल पे इसका जल संग्रहण क्षेत्र जो है वो आपका आता है। कितना परसेंट बताया था मैंने, 58.48%। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो आता है वो आता है गोदावरी अपवाह तंत्र। ये गोदावरी जो है महाराष्ट्र के नासिक के त्रयंबकेश्वर से निकलती, हल्का सा बीजापुर को टच करते हुए इधर ये बंगाल की खाड़ी में जाकर के विलीन हो जाती है। ये नदी कौन सी है, गोदावरी। और गोदावरी और इसकी सहायक नदियाँ मिलकर के कौन सा अपवाह तंत्र बनाती हैं, गोदावरी अपवाह तंत्र। ये दूसरे सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैली हुई छत्तीसगढ़ में कितना परसेंट बताया था मैंने, 28%। गोदावरी देख रहे हो छत्तीसगढ़ में नहीं बहती, छत्तीसगढ़ के सीमा रेखा से मात्र 24 किलोमीटर टच करते हुए बहती है। मैं आगे पढ़ाऊंगा जब गोदावरी अपवाह तंत्र पे आऊँगा तब। ठीक है, तीसरे नंबर पे आता है गंगा अपवाह तंत्र, या सोन अपवाह तंत्र भी कहते हैं, कई जगह नाम मिलता है, बट गंगा अपवाह तंत्र कहना ज़्यादा सही है। गंगा नदी भी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है, तीसरे नंबर पे आता है। अगर परसेंटेज देखें तो 13.15% पे इसका विस्तार है। ठीक है, ये भी छत्तीसगढ़ में नहीं बहती है, लेकिन क्यों गंगा अपवाह तंत्र नाम पड़ा ये भी देखेंगे। और अंतिम में आता है नर्मदा अपवाह तंत्र, अमरकंटक से निकलती है, इधर पश्चिम दिशा की ओर बहती है। ये सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, चौथे नंबर का अपवाह तंत्र है, मात्र 0.58% क्षेत्र पर इसका जो है आपका विस्तार है। अब इसको कैसे समझोगे आप, याद कीजिए जब मैं आपको प्राकृतिक प्रदेशों का ढाल बता रहा था, तो याद कीजिए जब मैं पूरी बघेलखंड पढ़ा रहा था आपको, तब मैं बताया था इसका ढाल किधर है, उत्तर की ओर है। छत्तीसगढ़ का जो आपका मैदान है इसका ढाल मैंने बताया था किधर है, पूर्व की ओर है। यहाँ पे कौन सी पर्वत श्रेणी है, तो यहाँ पे मैकल पर्वत श्रेणी है। और मैकल पर्वत श्रेणी है तो वो मैकल पर्वत श्रेणी एक दीवाल की भांति वहाँ पे खड़ी हुई ना, यहाँ पे एक दीवाल की भांति खड़ी हुई है। तो मैकल पर्वत श्रेणी के इस ओर से जो नदियाँ निकलेंगी वो पर्वत को पार करके इधर तो नहीं जाएंगी, पूर्व दिशा में ही बहेंगी। लेकिन मैकल पर्वत श्रेणी के पश्चिम दिशा से जो नदी निकलेगी वो भी पर्वत को पार करके इधर नहीं आएगी, तो इसकी मजबूरी है कि ये इस तरीके से पश्चिम दिशा में बहेगी। आई बात समझ में। दक्षिण का ढाल मैंने आपको बताया था, दक्षिण का ढाल या बस्तर क्षेत्र का ढाल किधर है, दक्षिण की ओर है। अब आप रीजन समझ पा रहे होंगे कि चूंकि आपका उत्तर क्षेत्र का ढाल उत्तर की ओर है, इसीलिए उत्तर छत्तीसगढ़ की अधिकांश नदियां अपना जल विसर्जित करती हैं कहाँ, ऊपर में गंगा नदी में। इसीलिए ऊपर वाला क्षेत्र किस अपवाह तंत्र के हिस्से में आता है, छत्तीसगढ़ का गंगा अपवाह तंत्र के। बीचों बीच वाला जो आपका एरिया है, ठीक है, चूंकि इसका ढाल पूर्व की ओर है, तो छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग की अधिकांश नदियां अपना जल विसर्जित करती हैं महानदी में, और महानदी जाकर के मिलती है बंगाल की खाड़ी में। मतलब ये बीच वाला जो आपका हिस्सा है ये महानदी अपवाह तंत्र के हिस्से में आता है। बस्तर क्षेत्र की जो अधिकांश नदियां हैं, चूंकि ढाल दक्षिण की ओर है, तो वो दक्षिण की ओर बहते हुई गोदावरी में जाकर के अपना जल विसर्जित करती हैं। इसीलिए नीचे वाला जो आपका हिस्सा है वो गोदावरी अपवाह तंत्र कहलाता है। ठीक है, और पश्चिम की ओर बहने वाली एक नदी है, कौन सी, नर्मदा नदी, वो कहलाता है सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, नर्मदा अपवाह तंत्र। केवल दो ही नदी हैं छत्तीसगढ़ की, एक है बंजर और ताडा। ये दो नदियों के चलते ही हम एक अपवाह तंत्र पढ़ते हैं, क्या, आपका नर्मदा। ठीक है, देखिए अगर आप कहीं पे शिवनाथ अपवाह तंत्र मिलता है तो गलत है, कहीं पे आपका इंद्रावती अपवाह तंत्र मिलता है तो गलत है। शिवनाथ सहायक नदी है किसकी, महानदी की। शिवनाथ अपना जल विसर्जित करती है महानदी में, तो शिवनाथ मुख्य नदी नहीं है, अर्थात उसके नाम पे अपवाह तंत्र नहीं हो सकता। अपवाह तंत्र का नाम होगा महानदी अपवाह तंत्र। सेम इंद्रावती अपवाह तंत्र आप नहीं बोल सकते, गलत है वो, क्योंकि इंद्रावती सहायक नदी है किसकी, गोदावरी की। वो गोदावरी में अपना जल जाकर के विसर्जित करती है। तो हम इस अपवाह तंत्र को इंद्रावती अपवाह तंत्र ना करके क्या कहेंगे, गोदावरी अपवाह तंत्र। तो अब आप समझ गए होंगे कि मुख्य नदियाँ जो अन्य नदियों का जल लेकर के समुद्र में जाकर के उसको विसर्जित करती हैं, उन्हीं के नाम पे अपवाह तंत्र का नाम रखा जाता है।
4 अफवाह तंत्र मैंने नंबरिंग के माध्यम से आपको बता दिए। पहला और सबसे बड़ा है महानदी अफवाह तंत्र 58.48%। दूसरे नंबर पे आता है दक्षिण की ओर है क्या अपना गोदावरी अफवाह तंत्र 28% है। तीसरे नंबर पे ऊपर की ओर है गंगा अफवाह तंत्र 13.15% है। और चौथे नंबर पे सबसे कम आपके एरिया पे आता है नर्मदा अफवाह तंत्र, मात्र 0.58% क्षेत्रफल इसका विस्तार है। क्लियर है। अब एक एक करके हमको सभी अफवाह तंत्रों को जो है आपका पढ़ना है। महानदी अफवाह तंत्र बहुत बड़ा है, जितने बाकी 3 अफवाह तंत्र जितना टाइम लेंगे उतना अकेला कौन लेगा आपका महानदी अफवाह तंत्र, प्लस क्वेश्चन भी वहाँ से ज़्यादा बनने का संभावना रहता है। ठीक है, मुझे याद है जो 2012 CGPSC मेंस था उसमें ये 40 नंबर का क्वेश्चन था। 2012 था या आई थिंक 2014, मुझे याद नहीं आ रहा, बट मैंने वो पेपर दिया था। तो उसमें जो है ये आपका पूरा का पूरा उस समय 40 नंबर के मैक्सिमम क्वेश्चन होते थे। तो पूरा छत्तीसगढ़ का नदी अफवाह तंत्र को 40 नंबर में लिखने के लिए आया था। ठीक है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप अच्छे से समझिए। हालांकि इतना बड़ा है कि इसके बारे में तो आप 1500 शब्दों का निबंध लिख सकते हो। ठीक है, लेकिन